स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम हिंदी का कुछ ग्रामर पोर्शन यानी व्याकरण करते हैं शुरू, है ना। तो जो मैं नोट इसमें देती जा रही हूँ वो आप लिखते भी जाइएगा और पीडीएफ से देखकर लिखते जाइएगा और अभी समझ लीजिए। व्याकरण में सबसे पहले आते हैं संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा, है ना। तो संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा क्या होती है या संज्ञा किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, भेद सहित बताइए। इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। अगर आपको आ जाता है कभी या पूछा जाता है कभी तो आप लिख सकते हैं। तो आंसर है इसका, संज्ञा वह शब्द है जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का पता चलता है, यानी कि ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि बोध होता है ना। संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं ना। जैसे लड़का, घोड़ा, आगरा, पहाड़, मेज, बुढ़ापा आदि। अब संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा के 3 भेद होते हैं या संज्ञा 3 प्रकार की होती है, इस तरह से। तो संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार। पहली संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा। इस संज्ञा में किसी प्राणी या वस्तु की जाति का हमें ज्ञान प्राप्त होता है, यानी जाति का बोध होता है, तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आदमी, आम, कार, प्रधानमंत्री आदि। अब आता है दूसरे नंबर पे व्यक्तिवाचक। किसी खास व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध कराने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, दशहरी आम, मारुति कार, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। अब आता है नंबर 3 पे भाववाचक संज्ञा। व्यक्ति अथवा पदार्थ के धर्म, गुण एवं व्यापार का बोध कराने वाली संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, लड़कपन, सुंदरता, लंबाई, ऊंचाई, अमीरी, गरीबी, लिखावट, अपराध आदि। अगला क्वेश्चन बनता है लिंग। लिंग किसे कहते हैं, है ना। तो परिभाषा है, लिंग संज्ञा का वह लक्षण है जो संज्ञा के पुरुषवाची या स्त्रीवाची होने का ज्ञान प्राप्त कराता है, यानी कि यह मतलब वह शब्द है या वो लक्षण है जिससे हमें स्त्री होने का या पुरुष होने का पता चलता है। लिंग के 2 भेद हैं। कौन कौन से? लिंग में पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग माने पुरुषवाचक, है ना, और स्त्रीलिंग माने स्त्री से संबंधित। तो जैसे पुरुलिंग में कौन होता है? चीता, हाथी, रमेश, मतलब आदमी से संबंध, नर जाति से संबंधित नामों का अपन को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। स्त्रीलिंग में गाय, चिड़िया, सीता। जो स्त्रीलिंग में आता है वो क्या होता है? स्त्रीलिंग कहलाता है। अब आते हैं वचन। वचन किसे कहते हैं, ये वचन कितने प्रकार के होते हैं, इस तरह से प्रश्न बनता है। तो शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह एक को बता रहा है, किसी एक को बता रहा है या अनेक को बता रहा है, उसे वचन कहते हैं। वचन हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, एक वचन का कई परिभाषा। शब्द के जिस रूप से एक का बोध होता है, एक संख्या का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, चिड़िया। और बहुवचन किसे कहते हैं? तो बहुवचन की परिभाषा जो है, शब्द से किसी रूप से एक से अधिक का बोध होता है, मतलब बोध माने ज्ञान होता है, यह पता चलता है कि एक से अधिक चीज़ें असंख्या में, तो उसे कहते हैं बहुवचन। जैसे लड़के, मतलब लड़का तो एक वचन हो गया और लड़के तो बहुत सारे हो गए। लड़की तो एक लड़की हो गई और लड़कियाँ क्या हो गया? बहुवचन में आ गया। चिड़िया एक चिड़िया और चिड़ियाँ, यहाँ पे चंद्र बिंदु लग गई तो चिड़ियाँ हो गई बहुत सारी चिड़ियाँ। ठीक है, आ गया समझ में। अब आते हैं कारक। परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया अथवा दूसरे शब्द के साथ संबंध सूचित होता है, उसे कारक कहते हैं। अब कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कर्ता ने, कर्म कारक को, करण कारक से द्वारा, संप्रदान कारक यानी के लिए, अपदान माने कारक से, संबंध माने का, की, के, रा, रे, री, अधिकरण माने में, पे, पर, और संबोधन कारक माने हे, अरे। अब आता है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? पिछली कक्षा में अपन पढ़ चुके हैं संज्ञा, सर्वनाम, लेकिन फिर भी 5th क्लास में भी पढ़ते हैं ना। सर्वनाम किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, तू, वह आदि। अब सर्वनाम के भेद हैं
पुरुषवाचक सर्वनाम, ये शब्द जो पुरुष अथवा स्त्री के नाम के बदले आते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसके जो उत्तम, ये भी 3 भेद हैं इसके, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अनपुरुष। जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए हो, मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझको, हमको आदि। मध्यम पुरुष, जिन शब्दों का प्रयोग श्रोता के लिए हो, तू, तुम, तुम्हारा, तुमको, आप, आपका आदि। अन्य पुरुष, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता व श्रोता के अतिरिक्त अन्य के प्रति हो, वह, उसका, वे, उनका, उन्होंने, उनको आदि, है ना। अब आता है दूसरे नंबर पे निश्चयवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए निश्चित संकेत करे, जैसे यह, ये, वह, वे। उदाहरण, यह रानी का मकान है। अनिश्चित सर्वनाम, वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए निश्चित संकेत न करे, अनिश्चित सर्वनाम है। जैसे कोई या कुछ, कोई आ रहा है, ये अनिश्चित है। अब कोई में कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, नाम नहीं बताया ना उसने, इसलिए ये अनिश्चित है। अब चौथा नंबर का है संबंधवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो अन्य संबंध के प्रयुक्त होकर संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध प्रकट करे, जैसे जो और जैसा। अब आते हैं बेटा पत्र लेखन, प्रार्थना पत्र, ठीक है ना। तो पहला प्रार्थना पत्र है, अपने प्रधान अध्यापक को कक्षा 6 में प्रवेश लेने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। या अपने यहाँ स्कूल में प्रधान अध्यापिका है, मैडम है, तो प्रधान अध्यापक की जगह क्या हो जाएगा, प्रधान अध्यापिका को कक्षा 6 में प्रवेश लेने के लिए आवेदन पत्र लिखें। तो लिखेंगे ऊपर श्रीमान, तो अपन लिखेंगे श्रीमती प्रधानाध्यापिका महोदया, शासकीय, तो अपन लिखेंगे मोती चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल गुना। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6 में प्रवेश लेना चाहती हूँ या चाहता हूँ। कक्षा 5 की परीक्षा मैंने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है। आपसे निवेदन है कि मुझे प्रवेश देने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या, जो भी आपका नाम है वो आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं दूसरा प्रार्थना पत्र है, अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापिका को 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो श्रीमान या श्रीमती प्रधानाध्यापिका महोदया, शासकीय को क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे मोती चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल गुना मध्य प्रदेश। अब लिखेंगे महोदया, सविनय निवेदन है कि मुझे गत रात्रि से बुखार आ रहा है, अतः मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। श्रीमान श्रीमती जी से निवेदन है कि मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी आज्ञाकारी शिष्या, जो भी आपका नाम है वो आप लिखिए और इस तरफ आप दिनांक लिखिएगा। अब आते हैं तीसरा प्रार्थना पत्र है, अपने प्रधान अध्यापिका को शाला त्याग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखिए। तो ऊपर की हेडिंग वही रहेगी, श्रीमती प्रधान अध्यापिका महोदया, मोती चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल हनुमान कॉलोनी गुना मध्य प्रदेश। अब महोदया, सविनय निवेदन है कि मैंने कक्षा 5 की परीक्षा आपके विद्यालय से उत्तीर्ण की है। आगे की पढ़ाई के लिए मुझे दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेना है, अतः शाला त्याग प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। आपकी आज्ञाकारी शिष्या या शिष्य, जो भी है आपका नाम वो लिखिए और इस तरफ दिनांक लिख के धन्यवाद लिखिए। अगला क्वेश्चन बनता है अपने मामा जी की शादी में या अपने बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने इंदौर जाने हेतु प्रधान अध्यापिका महोदया को 5 दिवस की छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। या अपने प्रधान अध्यापिका को अपनी बहन की या बड़े भाई की शादी में शामिल होने के लिए 5 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ऊपर का मैटर हेडिंग वही रहेगी, श्रीमती प्रधान अध्यापिका महोदया, मोती चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल हनुमान कॉलोनी गुना मध्य प्रदेश, ठीक है। श्रीमती, सविनय निवेदन है कि मेरे मामा जी या मेरी बहन की शादी दिनांक 10/2/2021 को की है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए मुझे इंदौर जाना है, अतः मुझे 7 फरवरी से 11 फरवरी तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। आपकी आज्ञाकारी शिष्या, जो भी आपका नाम है वो आप लिख दीजिए, ठीक है, और दिनांक इधर लिखते हुए धन्यवाद प्रेषित कीजिए, ठीक है। बस अपन को ये 3 हो गई प्रार्थना पत्र। अब आते हैं कुछ शब्द विचार पे, ग्रामर पोर्शन पर। तो तत्सम शब्द,
तत्सम शब्द हम अक्सर पढ़े हैं बुक में, है ना, तत्सम शब्द और तद्भव शब्द आते हैं पाठ के पीछे। तो वैसे तो आपने पढ़ ही लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको अलग से डेफिनेशन बताए देती हूँ। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, वत्स, चतुर्थ, मयूर, घृत, मृत्तिका, ताम्र, आलस्य, क्षमा, लोभ, धर्म, मंत्र, शत, क्षीर आदि। ठीक है। इसी तरह तद्भव शब्दों की परिभाषा है संस्कृत के वे शब्द जो बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो ज्यों के त्यों ही लिखे रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, तत्सम। और संस्कृत से बदलकर उनका रूप बदल जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, तद्भव। जैसे आग, अग्नि को आग, बालक को बच्चा, चौथा मोर, घी, मिट्टी, तांबा, आलस। ठीक है। अब आते हैं पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द की परिभाषा। तो समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, तो समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। अब मैं इनको नहीं पढ़ रही। अब आते हैं विलोम शब्द या विपरीत अर्थ वाले शब्द किसे कहते हैं। तो परिभाषा है किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द या विरुद्धार्थी या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। अब जैसे सत्य का असत्य, हित का अहित, ज्ञान का अज्ञान, न्याय का अन्याय, भय का अभय, आचार का अनाचार, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, एक का अनेक, सद्गुण का निर्गुण, आशा निराशा, क्रय विक्रय, सफल विफल, पक्ष विपक्ष, कीर्ति अपकीर्ति, शकुन अपशकुन, सुमिति कुमिति, सुकर्म कुकर्म, उन्नति अवनति, और इस तरफ भी दिए वो आप लिख लीजिए। अब आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा पर। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तन कर देता है। मतलब जो शब्द, एक ऐसा शब्द जिसे हम उसके शब्द के पहले जोड़ते हैं उस, और फिर वो जुड़ने के बाद उसके अर्थ को परिवर्तन कर देता है, मतलब उसका अर्थ का मतलब बदल जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्र में आगे में प्र लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रहार, है ना, और प्रबल और प्रख्यात, अपमान, अपयश, अपकार। ठीक है, जिसका अर्थ है और जिसके उदाहरण है। ठीक है ना। तो अनुचर, अनुकूल, अनुसार, अवगुण, अवनति, अवशेष, विभिन्न, विशेष, विवियोग, विदेश। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, लिंग की परिभाषा। ये फिर से वही आ गया शायद, है ना। सर्वनाम ये अपन ने पढ़ लिया ना, हाँ सर्वनाम पढ़ तो लिया। अब आते हैं क्रिया। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे ठंडा, दस, अच्छा, लाभ आदि। विशेषता बताने वाला पद विशेषण एवं जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। जैसे काला हिरण, इसमें काला क्या है, विशेषण, और हिरण क्या है, विशेष। अब आते हैं क्रिया पे। जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, हंसना, रोना आदि। अब क्रिया के दो भेद होते हैं, यानी क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब आते हैं काल पे। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है, काल माने समय का पता चलता है, उसे काल कहते हैं। जैसे मोहन घर जा रहा है, मोहन घर जा रहा था, मोहन घर जाएगा। इन वाक्यों में से वर्तमान समय का था से बीते समय का जाएगा से आने वाले समय का बोध होता है। ठीक है। अब आते हैं उपसर्ग के बाद प्रत्यय पे। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में नवीन शब्द की रचना के लिए जोड़े जाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हिंदी में प्रयुक्त प्रत्यय निम्नलिखित हैं। अक, आउ, अड़क, मतलब इससे जो शब्द दिए ना इनको अपन पीछे जोड़ेंगे तो क्या नया शब्द बनेगा। तो गा में यक जोड़ दिया तो गायक, पाठक, वाचक, है ना।
आऊ तो टिकाऊ, खाऊ, बिकाऊ, है ना। अक्कड़ को जोड़ें घुमक्कड़, भुलक्कड़, पियक्कड़। आई मिठाई, लड़ाई, बुराई, ऊंचाई। आन उड़ान, थकान, चढ़ान। बाला पान वाला, पढ़ने वाला, खाने वाला। पन बचपन, कालापन, घुटपन, छुटपन। आलू दयालु, कृपालु, ईर्ष्यालु। एक राजनीतिक, साहित्यिक, शारीरिक। वान धनवान, गुणवान, विद्वान। मान शक्तिमान, बुद्धिमान, मतिमान। इया घटिया, लठिया, डिबिया। यह राष्ट्रीय, स्थानीय, पर्वतीय। ईन शौकीन, रंगीन, नमकीन। हारा लकड़हारा, सर्वहारा, राशनहारा। इस तरह से आपके जो प्रत्यय हो गए हैं, है ना, मुहावरे। अब आते हैं अपन निबंध पे। तो निबंध में पहला निबंध लिखेंगे मेला, किसी मेले का वर्णन 10 लाइनों में, है ना। तो पहला है मेला। तो शुरू करते हैं पहली लाइन मेले की। मेले में मेल मिलाप होता है। मेला किसी विशेष पर्व या किसी विशेष अवसर पर आयोजित किया जाता है ना। जैसे कि मकर संक्रांति पे लगता है, शिवरात्रि पे लगता है, ये सब मेले ही होते हैं ना, वो वाले मेले हैं जो। हमारे गांव के पास देवी माँ का भव्य मंदिर है जहाँ मेला लगता है। नवरात्रियों में अपने गुना में भी देवी माता का मंदिर है, निहाल देवी का भी मंदिर है, 20 भुजा माता का भी मंदिर, वहाँ पे मेले लगते हैं ना 9 दिन, है ना। ऐसे मेले ऐसे अपन लिख सकते हैं। चौथी लाइन है मेले में खेल खिलौने, रेडीमेड कपड़ों, तांबे पीतल के बर्तनों, मिठाई आदि की दुकानें लगाई जाती हैं। 5वीं लाइन है पास में ही पशुओं का मेला भी लगता है। हजारों बैल, गाय आदि बेचने हेतु लाए जाते हैं। अगली लाइन है दूर दूर के व्यापारी और ग्राहक मेले में आते हैं और खरीदी बिक्री चलती रहती है। अगली लाइन है 3-4 दिन तक खूब चहल पहल रहती है। बच्चों में विशेष उत्साह रहता है। अगली लाइन रात में रामलीला, नौटंकी आदि मनोरंजन के कार्यक्रम भी होते हैं। अगली लाइन है नेक्स्ट मेले को और अधिक अच्छा रूप दिया जाना चाहिए। 10वीं लाइन है पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बीमारी न फैले। ये 10 लाइन हो गई मेले की, है ना। इसको आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा और याद करिएगा। अब आते हैं दूसरा, अपनी पसंद का खेल अथवा मेरा प्रिय खेल। जो आपका प्रिय खेल है ना, उसको आप लिख सकते हैं निबंध के रूप में 10 लाइनों में। तो अब इसमें क्या है, क्रिकेट पसंद है तो इसलिए क्रिकेट के ऊपर खेल बना दिया है। नंबर 1 लाइन है मुझे क्रिकेट का खेल बहुत पसंद है। नंबर 2 क्रिकेट का खेल 2 टीमों के बीच खेला जाता है। नंबर 3 प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। नंबर 4 पहली टीम बल्लेबाजी करती है तो दूसरी गेंदबाजी। 5वीं लाइन पहली टीम निर्धारित ओवर में अपने रन बनाती है। 6वीं लाइन दूसरी टीम को उतरने ही ओवर में जीतने के लिए उससे ज़्यादा रन बनाने होते हैं। 7वीं लाइन टीम में कुछ बल्लेबाज और कुछ गेंदबाज होते हैं। 8वीं लाइन है क्रिकेट में दौड़कर रन बनाए जाते हैं। 9वीं लाइन मैच में अंपायर निर्णय करते हैं। अगली लाइन है 10th नंबर की क्रिकेट बहुत रोमांचक खेल है। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा और याद भी करिएगा, ठीक है। अब आते हैं अगला है निबंध मेरी प्रिय पुस्तक, किसी पुस्तक के ऊपर निबंध, ठीक है। पहली लाइन लिखेंगे मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। नंबर 3 इसमें भगवान राम के चरित्र का वर्णन है। नंबर 4 तुलसीदास ने इस पुस्तक में समाज के कल्याण की बातें लिखी हैं। नंबर 5 यह पुस्तक प्रत्येक घर में पूजी जाती है। नंबर 6 इस पुस्तक में माता पिता, भाई बहन, गुरु शिष्य आदि के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। 7वीं लाइन रामचरितमानस में नवाहर
परायण व 30 मास परायण हैं। ठीक है। 8वीं लाइन, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। इसके बाद 9वीं लाइन है, इस पुस्तक की दोहा, चौपाई, सोरठा आदि छंदों से रचना की गई है। और 10वीं लाइन है, यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लर्न करिएगा। अब आते हैं प्रिय त्योहार या दीपावली। सबका दीपावली होता है, वैसे तो होते हैं, होली भी होते हैं, पर क्या है ज़्यादातर सभी लोग दीपावली का त्यौहार प्रिय त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो इसका निबंध लिखते हैं 10 लाइनों में। पहली लाइन है, दीपावली का त्यौहार सारे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दूसरी लाइन, यह त्यौहार कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। तीसरी, इस त्यौहार पर लिपाई पुताई करके घर साफ सुथरे कर लिए जाते हैं। चौथी लाइन, दीपावली का त्यौहार 5 दिन तक मनाया जाता है। नंबर 5, दीपावली की रात को लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, जिसमें दीपकों की कतारें सजाई जाती हैं तथा बच्चे फटाके छोड़ते हैं। अगली लाइन है, दीपावली के दिन दूसरे दिन गोवर्धन पूजा मनाया जाता है। नंबर 7, इस त्यौहार में कुछ बुराइयां पैदा हो गई हैं जिससे बचना चाहिए। नंबर 8, एक तो अधिक खर्च नहीं होना चाहिए, दूसरी बात पटाखे चलाने में सावधानी रखनी चाहिए। नंबर 9, कुछ लोग जुआ भी खेलते हैं, उन्हें जुआ नहीं खेलना चाहिए। और 10वीं लाइन है, त्यौहार हर्षोल्लास के लिए है, उसे हर्षोल्लास से ही मनाना चाहिए। ठीक है, ये आपके निबंध हो गए चारों। इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और व्याकरण जो करवाइए उसे भी नोट डाउन करिएगा और लर्न करिएगा। हो सकता है आने वाली परीक्षाओं में आ जाए कुछ इसमें से भी। ठीक है ना, नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।